सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये कहानी है जेम्स हार्पर की, जो यूएस के स्पेशल फोर्सेस में था। लेकिन जब कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तब जेम्स अपना असली रूप दिखाता है और उन सबको सबक सिखाता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि जेम्स क्या है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेम्स हार्पर को देखते हैं। जेम्स का एक छोटा सा परिवार है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसका 8 साल का बेटा है और ये तीनों एक साथ बहुत ही खुश है। जेम्स अभी अपना ज्यादातर समय घर पे ही बिताता है क्योंकि उसके घुटने पे चोट लगी है। जब वो अफगानिस्तान में था तब उस युद्ध के दौरान उसके घुटने पे चोट लग गई, इसीलिए स्पेशल फोर्सेस ने उसे थोड़े दिनों की छुट्टी दी है ताकि जेम्स पूरे तरीके से रिकवर कर जाए। और जब वो रिकवर हो जाएगा तब वो फिर से फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। और जेम्स को भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसे स्पेशल फोर्सेस का मैसेज आता है। फिर उसे सारे लोग हेडक्वार्टर बुलाते हैं और यहाँ पर उसे बताया जाता है कि अब उसे स्पेशल फोर्सेस से निकाला जा रहा है और अब उसे ना ही रिटायरमेंट मिलेगा और ना ही कोई पेंशन। फिर जेम्स समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लोग उसे फोर्स से क्यों निकाल रहे हैं। तब वे बताते हैं कि तुमने इलीगल एस्टेरॉइड का यूज किया है अपने घुटने का दर्द ठीक करने के लिए, इसीलिए हम तुम्हें फोर्स से निकाल रहे हैं। तब जेम्स इन सारी बातों को बताने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ दवाइयां थी, कोई भी ड्रग्स नहीं था। लेकिन ये लोग जेम्स की एक बात नहीं सुनते। तब जेम्स भी समझ जाता है कि इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि वो उसे निकाल देंगे, इसीलिए वो इतने दिनों से बहाने ढूंढ रहे थे कि वो कैसे भी जेम्स को यहाँ से निकाल दे ताकि सरकार का और पैसा खर्च ना हो उस पे, क्योंकि उसके घुटने के इलाज पे सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इसीलिए वो उसे हमेशा के लिए निकाल रहे हैं और वो उसे आगे भी कुछ भी सर्विस नहीं देना चाहते। इसीलिए अब जेम्स निराश होकर के घर आ जाता है और जैसे ही वो इस खबर को अपनी पत्नी को बताता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है और थोड़े बहुत पैसे जो इनके पास बचे हुए हैं वो अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। फिर इनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। इसीलिए सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जेम्स सोच में पड़ जाता है। फिर एक दिन जब वो घर पे काम कर रहा होता है तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और बताती है कि जेम्स के बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसको भी फोर्सेस ने निकाल दिया था और उसकी माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए जेम्स की पत्नी ब्रायन बहुत ही ज्यादा डर चुकी है और उसे लगता है कि कहीं उसका पति भी कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन अब जेम्स उसे संभालता है और कहता है कि वो अपने परिवार को कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए उसका परिवार बहुत ही कीमती है। लेकिन अगले दिन अब जेम्स जाता है अपने दोस्त के फ्यूनरल पे और उसे बहुत अफसोस होता है। तभी यहाँ पे इसका एक और दोस्त आता है जिसका नाम है माइक। और माइक भी कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था और वो इनका सीनियर था। लेकिन थोड़े समय के बाद उसके साथ भी हादसा हुआ और स्पेशल फोर्सेस वालों ने उसके साथ भी वही किया और माइक को भी निकाल दिया। लेकिन माइक के ताल्लुकात हमेशा ही ठीक रहे हैं जेम्स के साथ, इसलिए वो जेम्स को अपने घर लेकर के जाता है। और माइक के घर को देखने के बाद अब जेम्स चकाचौंध रह जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि माइक के पास इतने पैसे कहाँ से आए जिससे उसने इतना शानदार घर यहाँ पे बना रखा है। फिर माइक उसे रात में डिनर पे इनवाइट करता है और जेम्स भी यहाँ पे डिनर कर रहा होता है। फिर डिनर के बाद ये लोग टीवी देखते हैं। तब माइक बताता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है जो कंपनी इसे बहुत सारे पैसे देती है और उसके साथ साथ इसे रिस्पेक्ट भी मिलता है और वो सारी चीजें मिलती है जो सरकार ने इन्हें कभी भी नहीं दिया। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जेम्स अपनी हालत बताता है माइक को और कहता है कि उसे भी पैसों की जरूरत है और उसे भी काम चाहिए क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में इन्हें बहुत सारे बिल्स पे करने हैं। लेकिन इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए जेम्स का टेंशन बढ़ते जा रहा है। फिर इन बातों को सुनने के बाद माइक कहता है कि मैं तुम्हें अपने बॉस के पास लेकर के चलूंगा। फिर अगले दिन वो जेम्स को लेकर के जाता है अपने बॉस के पास। इसके बॉस का नाम है रस्टी और रस्टी को यहाँ पे जेम्स के काबिलियत पे कोई शक नहीं है, इसलिए वो जेम्स को कहता है कि मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह करना चाहता हूँ कि इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और जान जाने के बाद तुम्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सोच समझ के जवाब देना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारी सारी की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। लेकिन तुम्हें काम के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी सरकार के लिए ही काम करता हूँ और हमारे पास डिफेंस का हमेशा ही सपोर्ट रहेगा। इसलिए तुम्हें कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कोई भी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। और अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है तब मैं तुम्हें जल्दी ही काम पे भेजूंगा। और जेम्स भी इस काम के लिए मान जाता है। तब रस्टी उसे कहता है कि जल्दी ही बर्लिन के लिए निकल जाओ और तुम्हें एक बंदे पे जासूसी करनी है और उसकी पल पल की खबर ला करके मुझे देनी है। फिर जेम्स भी इस काम के लिए मान जाता है। लेकिन वो बर्लिन निकलने से पहले जाता है अपनी पत्नी के पास और कहता है कि मुझे नई नौकरी मिल गई है और इस नौकरी से हमारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे 2 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी परेशान हो जाती है, लेकिन जेम्स उसे समझाता है और कहता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। फिर वो निकल पड़ता है बर्लिन के लिए और बर्लिन में जाने के बाद एक होटल में रुक जाता है जैसा उसे बताया गया होता है। तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है जिसका नाम है काडिया और काडिया बताती है कि वो काम करती है रस्टी के लिए। और इतना कहने के बाद वो उसे एक फाइल देती है और जैसे ही जेम्स उस फाइल को खोलता है उसे सलीम नाम के एक आदमी के बारे में जानकारियां मिलती हैं। फिर उसे पता लगता है कि सलीम एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो आतंकवादियों के लिए काम कर रहा है और एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। इसीलिए सलीम से पूरी दुनिया को खतरा है। इसीलिए रस्टी चाहता है कि जेम्स जाकर के सलीम पे नजर रखे और जेम्स भी इस काम के लिए मान जाता है। फिर उसे सारे के सारे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं और वो निकल पड़ता है सलीम के घर के लिए और वो दिन रात उस पर नजर रखने लगता
लगता है। वो उसकी सारी गतिविधियों को नोट करता है, लेकिन वो यहाँ पे सलीम के पूरे परिवार को भी देखता है और वो कई दिनों तक ऐसे ही जासूसी करते रहता है। तभी उसे कार्डिया का संदेश मिलता है और वो उसे बुलाती है अपने सेफ हाउस पे और जेम्स भी वहाँ पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे जेम्स की मुलाकात होती है माइक से और माइक के साथ साथ यहाँ पे कार्डिया होती है और कार्डिया का एक और साथी होता है जिसका नाम है बॉबी। फिर माइक इन्हें बताता है कि जल्दी ही सलीम अपने मिशन को पूरा कर लेगा और वो उस बायोलॉजिकल वेपन को बना देगा और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों को बेचेगा और इस चीज से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इसीलिए हमें सलीम को मारना है और उसके सारे के सारे रिसर्च को चुरा लेना है। लेकिन उसके लैब में जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ के पास वाले पुलिस स्टेशन से। इसीलिए अगर हमसे थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तब सारे के सारे पुलिस वाले वहाँ पे आ सकते हैं और हमारे लिए चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए हमें अपने प्लान बी को भी तैयार रखना पड़ेगा। उसी लैब के पास एक जंगल है और जंगल में एक नदी है जहाँ पे एक टनल भी है। इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम सारे लोग जंगल से होकर के भागेंगे। फिर इतना कहने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं और हथियारों को इकट्ठा करते हैं। फिर जैसे ही इनकी तैयारी पूरी होती है ये पहुंचते हैं लैब के पास और एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को बांधने लगते हैं और पहुंच जाते हैं लैब के अंदर। फिर इन्हें सलीम भी मिल जाता है। तब ये सलीम को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी बताओ कि सारी की सारी जानकारियां कहाँ है। फिर सलीम भी उन्हें बताने लगता है। तब ये लोग बॉबी को बैठाते हैं कंप्यूटर पे और कहते हैं कि उसके सारे के सारे डेटा को ट्रांसफर करो हमारे हार्ड ड्राइव में और बॉबी ऐसा ही करने लगता है। और जेम्स ने बंदूक तान रखा होता है सलीम पे क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है कि वो सलीम का खात्मा कर दे। और अब इन बातों को सलीम भी सुन लेता है। फिर वो समझ जाता है कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसीलिए वो जेम्स से बात करता है और कहता है कि मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं ये लैब इसलिए चलाता हूँ ताकि यहाँ पे ऐसी दवाइयाँ बना सकूं कि लोगों की मदद हो। मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करता। लेकिन जेम्स उसकी बातों को नहीं सुनता। तब सलीम उसे कहता है कि मेरे बैंक के वॉल्ट में एक ड्राइव है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है और वो बहुत ही कीमती है और उस सेफ को सिर्फ मेरी पत्नी खोल सकती है। तो इसीलिए अगर आज मुझे कुछ भी होता है तब तुम उस डेटा को हासिल करना, तभी तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी अब जेम्स को सलीम पे विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो एक इंजेक्शन निकालता है और उसके अंदर का सारा केमिकल इंजेक्ट कर देता है सलीम के अंदर। फिर देखते ही देखते सलीम की मौत हो जाती है। तब ये लोग पूरे के पूरे लैब को आग लगा देते हैं ताकि किसी को भी पता न लगे कि इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आग लगती है बहुत सारे पुलिस वाले बाहर चले आते हैं। तब तक ये लोग बाहर निकल चुके होते हैं। इसीलिए पुलिस वाले इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये लोग भी पुलिस वालों पे गोलियां चलाते हैं और यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन पुलिस वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो इन पे भारी पड़ते हैं। फिर वो सबसे पहले बॉबी को मारते हैं, उसके बाद इनके एक और साथी कातिया को भी मार देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब जेम्स और माइक यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी पुलिस वाले इनके पीछे हैं, इसीलिए वो माइक के पैर में गोली मार देते हैं और माइक वहीं पे नीचे गिर जाता है। और जेम्स समझ जाता है कि अब पुलिस वाले इसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो माइक को कंधे पे उठा करके भागने लगता है। लेकिन पुलिस वाले इनका अभी भी पीछा कर रहे हैं। इसीलिए जेम्स जैसे ही जंगल के बीचों बीच जाता है वो जाकर के टनल के अंदर छुप जाता है, वो भी माइक के साथ। लेकिन वो देखता है कि माइक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसका खून बहुत ही तेजी से बह रहा है। इसलिए जेम्स उसे अब खून भी चढ़ाता है और ऐसे ही उसका उपचार करते रहता है। माइक उसे बार बार कहता है कि वो उसे छोड़ के जा सकता है, लेकिन जेम्स कहता है कि नहीं, वो उसके बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इसीलिए वो रात भर माइक का उपचार करता है। फिर जैसे ही सुबह होती है माइक की हालत ठीक हो जाती है। तब माइक देखता है कि जेम्स की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि अब वो चल फिर भी नहीं पा रहा, उसके घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्हें जल्दी पहुंचना है अपने सेफ हाउस पे और ये सारे का सारा डेटा देना है रस्टी को, तभी इनका मिशन कंप्लीट होगा। और अगर इन लोगों ने देरी की तब रस्टी इन्हें एक पैसा नहीं देगा। इसलिए जेम्स यहाँ पे माइक से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं कुछ देर के बाद ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सारे के सारे फाइल्स को लो और पहुंचो जाकर के सेफ हाउस पे और रस्टी को सब कुछ दे देना। तब माइक भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन वो जेम्स को एक होटल की लोकेशन बताता है और कहता है कि तुम्हें जैसे ही अच्छा महसूस हो तुम उस होटल में पहुंचना, मैं रस्टी को फाइल देने के बाद वहीं पे वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और इतना कहने के बाद माइक यहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़े समय के बाद जेम्स की भी हालत ठीक हो जाती है, इसीलिए वो पहुंचता है उस होटल के कमरे में। तब उसे वहाँ पे एक नया पासपोर्ट मिलता है और माइक ने यहाँ पे एक संदेश भी छोड़ा है कि वो अगले 6 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए अब जेम्स उसका इंतजार करते रहता है और समय ऐसे ही बीतते रहता है। और एक दिन के बाद अब जेम्स को एहसास होता है कि अब माइक यहाँ पे वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो कॉल करता है रस्टी को और उससे पूछता है माइक के बारे में। तब रस्टी कहता है कि माइक मेरे पास कभी भी नहीं आया, हमारी इस मिशन की जानकारी पहले ही लीक हो चुकी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने उसे मार दिया है। तब इस बात को सुनने के बाद जेम्स चौंक जाता है। तब रस्टी उसे कहता है कि तुम अपनी लोकेशन मुझे बताओ, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ तुम्हें वापस लाने के लिए। लेकिन अब जेम्स को रस्टी पे शक हो रहा है, इसीलिए वो उसे अपनी लोकेशन नहीं बताता। फिर इस बात को सुनने के बाद रस्टी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बहुत सारे आदमियों को भेजता है अब उसके पीछे। इसीलिए जब जेम्स रास्ते पे चल रहा होता है तभी अंधाधुंध उस पर गोलियां चलने लगती है और जेम्स यहाँ से भागने लगता है। वो भागते जाता है और रस्टी के लोग उसका पीछा करते रहते हैं और जेम्स को लगता है कि आज ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो एक पुल से नीचे कूद जाता है और चला जाता है पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो उसका पीछा करते जाते हैं। लेकिन जेम्स बड़े ही आसानी से 2 लोगों को पकड़ लेता है। फिर
फिर उन्हें पीटता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। तब वो आदमी बताता है कि उन्हें रस्टी ने भेजा था, ये कह के कि वो जेम्स को पहले पिक करेंगे और उसके बाद वो उसका खात्मा कर देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद अब जेम्स और भी परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि सब कुछ रस्टी कर रहा है और उसने ही माइक को मारा है। इसीलिए वो इस आदमी का फोन लेता है और रस्टी को मैसेज भेजता है कि उन लोगों ने खात्मा कर दिया जेम्स का। फिर वो इन दोनों को मार करके यहाँ से निकल जाता है और जाकर के बैठ जाता है एक अंडरग्राउंड टनल में और सोचने लगता है कि अब वो आगे क्या करेगा। फिर बहुत सोचने के बाद उसे सलीम की बातें याद आती हैं कि उसने अपना सारा डेटा छुपा रखा है बैंक के वॉल्ट में। इसीलिए अब जेम्स पहुंचता है सलीम के घर पे, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ उसकी पत्नी ही खोल सकती है उस वॉल्ट को। इसीलिए वो उसे बैंक चलने के लिए कहता है, लेकिन सलीम की पत्नी मना कर देती है। तब जेम्स उसे डराता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तब मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इसीलिए सलीम की पत्नी डर जाती है और जेम्स उसे लेकर के जाता है बैंक। फिर बैंक जाने के बाद उन्हें एक टैब मिलता है और टैब लेने के बाद जेम्स सलीम के बीवी बच्चों को छोड़ देता है। लेकिन वो जैसे ही टैब को खोलता है उसे यहाँ पे सलीम का संदेश मिलता है, जिससे जेम्स को पता लगता है कि सलीम एक अच्छा इंसान था और उससे भी अच्छा वैज्ञानिक। इसीलिए वो एक बेहतरीन दवाई बनाने वाला था जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता था और वो उन सारी दवाइयों को फ्री में बांटने वाला था। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी थी जो इसके फॉर्मूले को खरीदना चाहती थी और वो नहीं चाहते थे कि ये सारी दवाइयाँ फ्री में बटे। लेकिन सलीम हमेशा चाहता था कि वो फ्री में लोगों को दवाइयाँ दे, इसलिए लोग इसके जान के प्यासे हो गए। फिर इन चीजों को देखने के बाद अब जेम्स भी समझ जाता है कि रस्टी ने ऐसा क्यों किया है। रस्टी के पास अब इस वैज्ञानिक की सारी रिसर्च है और अब वो इन्हें बहुत ही महंगे दामों में बेचेगा। इसीलिए अब जेम्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो निश्चय करता है कि वो अमेरिका वापस जाएगा। इसलिए वो निकल पड़ता है अमेरिका के लिए और जैसे ही अमेरिका पहुंचता है वो जाता है माइक के घर पे ताकि वो उसकी पत्नी को बता सके कि उसके पति की मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही वो घर के पास जाता है वो वहाँ पे माइक को देखता है, वो भी जिंदा। इसीलिए वो आश्चर्यचकित रह जाता है और अब जेम्स को लगने लगता है कि माइक भी मिला हुआ है रस्टी के साथ और उसी ने उसे मारने की साजिश की थी। इसीलिए अब जेम्स प्लानिंग करने लगता है और अगले दिन माइक जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है जेम्स उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़े समय के बाद माइक को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो जेम्स पे हमला कर देता है और उस पर बंदूक तानता है। लेकिन जेम्स जैसे ही यहाँ पे अपना हेलमेट उतारता है माइक उसे देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है और तब वो जेम्स को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आने वाला था, लेकिन रस्टी ने मुझे बताया कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, इसीलिए मैं अमेरिका वापस आ गया। तब जेम्स कहता है कि रस्टी ने भी मेरे साथ यही गेम खेला है, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। लेकिन अब इन बातों के बीच जेम्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर से बंदूक तान देता है माइक पे और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह मिशन किस लिए है। तुम सबने मुझसे कहा कि सलीम एक आतंकवादी है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। मैंने उसकी पूरी की पूरी रिसर्च देखी हुई है, वो लोगों की मदद करना चाहता था, ना कि उन्हें मारना, और तुम लोगों ने मेरे हाथों उस आदमी को मरवा दिया जो बिल्कुल निर्दोष था। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब माइक जेम्स को संभालने की कोशिश करता है और जेम्स को कहता है कि अब तुम अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम अपने घर वापस गए और रस्टी को यह बात पता लगी तब वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मार देगा, इसीलिए तुम्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा। तब जेम्स कहता है कि मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब तक रस्टी जिंदा है हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, इसीलिए मुझे कैसे भी रस्टी को मारना है और अगर एक बार उसका खात्मा हो गया उसके बाद हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद माइक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि माइक कहाँ पे है और मैं तुम्हें अंदर तक लेकर के जा सकता हूँ। इसीलिए दोनों प्लानिंग करते हैं और अगले दिन माइक पहुंचता है रस्टी के घर पे और उसके गार्ड्स को कहता है कि वो रस्टी से मिलना चाहता है। इसीलिए वो बड़े ही आसानी के साथ गाड़ी लेकर के अंदर चला जाता है, लेकिन इसी गाड़ी के पीछे जेम्स छुपा हुआ है। इसीलिए माइक जैसे ही गाड़ी को रोकता है जेम्स बाहर आ जाता है। फिर वो एक एक करके रस्टी के सारे लोगों को मारने लगता है और माइक भी उसका साथ देता है। वो भी रस्टी के लोगों का खात्मा करने लगता है, लेकिन जल्दी उन्हें पता लग जाता है कि घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। इसीलिए इन पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन ये लोग भी डट के मुकाबला करते हैं और देखते ही देखते ये लोग रस्टी के सारे लोगों को मार गिराते हैं। लेकिन अब रस्टी को भी इस बात की खबर है, इसीलिए वो भी तैनात होता है। तब माइक जाता है रस्टी के पास और ये दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं और ये जमीन पे गिर जाते हैं। तभी जेम्स अंदर आता है और वो जाता है रस्टी के पास, लेकिन वो रस्टी से बिल्कुल भी बात नहीं करता और उसे एक और गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। तब वो देखता है कि माइक अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाने लगता है और वो माइक को बार बार कहता है कि हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तभी रास्ते में माइक अपना दम तोड़ देता है और माइक को ऐसे देखने के बाद जेम्स को बहुत दुख होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि माइक के परिवार वालों के पास पुलिस वाले जाएं। इसीलिए वो माइक के साथ साथ उसके पूरे गाड़ी को जला देता है और घर वापस आ जाता है अपने परिवार के पास और उन्हें लेकर के अमेरिका छोड़ देता है ताकि अब इन्हें कोई परेशान ना करे और जेम्स अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।